लेट अस स्टार्ट और टुडेज मेन एजेंडा। हाँ, किसी का कोई डाउट है? हेलो सर। हाँ हाँ जी। जी बोलिए। सर ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से सॉल्व करना फिर कोई प्लेटफॉर्म वगैरह है? हाँ हाँ, मैं कल ग्रुप पे एक लिंक भेजा था आपको। टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है, देखो। अच्छा। टेक्स्ट बुक नाम का ऐप है। वो ऐप में अराउंड कुछ उसके सब्सक्रिप्शन है। कुछ 300 का ईयरली है, 400 का भी है, 500 का भी। कोई आप मंथली भी ले सकते, एक दो 2 मंथली का भी ले सकते, या एक ईयर का भी। उसमें ले लो, उसमें सारे टेस्ट सीरीज रहते हैं, यूपीएससी के, स्टेट के वगैरह। तो आप इस सर्च में आप क्या करना, टीएसपीएससी ऐसा टाइप कर दिए तो टीएसपीएससी के टेस्ट आते। ओके, तो इस तरीके से थैंक यू। करना है। हाँ, मतलब सिर्फ ये टेक्स्ट बुक ही ऐप नहीं है, दूसरे और भी हैं। ग्रेड अप वगैरह ऐसे बहुत सारे रहते हैं। ये मुझको पता था, मैं वो शेयर कर दिया आपको। ओके, तो ठीक इसको है। आप लोग देखो। और या फिर और कोई आपको दिख रही है मार्केट में अच्छी टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में वगैरह मिल रहा है, पेपर मिल रहा है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी ले लो टेस्ट सीरीज टीएसपीएससी की, ठीक है। पर इसको प्रायोरिटी में स्टार्ट करो। जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हुए हैं, ऑब्वियस आपने, अब उसका आपकी ड्यूटी है ये कि उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना आप सॉल्व करो। ओके। हाँ, किसी का कोई डाउट और? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। हाँ, अब ये देखो, अपना टीएसपीएससी का पहले सिलेबस देख लो। तो यहाँ पर अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? इन्वायरमेंटल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन और मिटिगेशन ये तो हमने देख लिए। अब जो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसा कि पोल्यूशन हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फिर डिसीजेस हो रहे हैं, बायो अक्यूमुलेशन हो रहा है, वेस्ट डिस्पोजल के इश्यूज हैं। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसको हमको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को। पर हम उसके अलावा और भी जो दूसरी चीजें रहती है, उनको भी कवर करेंगे। तो बस वो एक लाइन में दिया है। बाकी अगर आप ये मेंस का जब पढ़ोगे तो तब ऐसे तो डिटेल में है सारी चीजें। जीएस 3 में रहता है जनरली, मतलब पेपर। आपको बताता हूँ इन्वायरमेंट का कहाँ पे है। इकोनॉमी डेवलपमेंट, हाँ। जो आपका पेपर 4 है ना, इकोनॉमी डेवलपमेंट, इसमें एक पार्ट है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये मेंस के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये पूरा 5 जो पॉइंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। जैसा फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 3, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, इसी तरीके से इकोलॉजी, फूड चेन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, ये टॉपिक्स हैं। अब जो चैप्टर 4 है, एनवायरमेंट, पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड वेस्ट जनरेशन, इम्पैक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिसाइकलिंग, रीयूज, ये हो गया। और इसके बाद 5th नंबर पॉइंट, ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट्स इम्पैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे ये कुछ टॉपिक हैं। ओके, तो ये भी पूरा जनरली है वैसा, तो ये भी हम कवर करेंगे। ठीक है। और इसके क्वेश्चंस तो हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे। एक ही क्वेश्चन था, समझो सा कोर इन्वायरमेंट देखा जाए तो जो अपने ग्रुप बी का जो पेपर है ना, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखना आप। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्म्स द ओजोन लेयर? इसमें से ओजोन लेयर को हार्म कौन पहचानता है? बर्निंग ऑफ वुड फॉर कुकिंग, CO2 used in soda water bottle, urea used as fertilizer, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन एयर कंडीशनर। ओके, तो इसमें से कौन सा ओजोन डिप्लीट करता है? ओजोन होल कौन
ओजोन को हार्म कौन करता है? बताइए इसका आंसर। CS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये याद रखना है। जो कंपाउंड में क्लोरीन रहता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये अगर है कंपाउंड में, तो वो क्या करेंगे, ओजोन डिप्लीशन करेंगे। या फिर नाम नहीं है क्लोरो, तो ये क्या करेंगे, ओजोन डिप्लीशन करेंगे, ओजोन को हार्म करेंगे। ठीक है, ओके। अब आ जाओ अपना इन्वायरमेंट वाले अपने पीडीएफ। ये पीडीएफ है लाइट एक्सेलेंसी कोचिंग क्लास है उनका। लेकिन ये मुझको अच्छा लगा क्योंकि इसमें शॉर्ट शॉर्ट में सारे कंसेप्ट दिए हुए, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप क्या करना, अच्छे से पढ़ना। हम्म अ, देखो इसका इंडेक्स में क्या क्या है। पहला जो पार्ट है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, बेसिक टर्म्स। होलिज्म इन इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या रहता है, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन, फूड वेब, बायोटिक इंटरैक्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड, सक्सेशन, न्यूट्रिएंट साइकिल, कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स, वेटलैंड, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। तो ये चीजें हैं, बस हमको ये चीजें क्या रहती है पता करना। देन दूसरा जो यूनिट है बायोडायवर्सिटी पर। इसमें लेवल ऑफ बायोडायवर्सिटी, मेजरमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी, बेनिफिट, थ्रेट टू बायोडायवर्सिटी, ये पूरे अपने पॉइंट्स हैं सिलेबस में। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, एनिमल डायवर्सिटी, प्लांट डायवर्सिटी, ये चीज। इसके बाद जो यूनिट 3 है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। पोल्यूशन में जैसा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ई वेस्ट, प्लास्टिक पोल्यूशन। देन फोर्थ है इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, ओजोन होल, देन पोलर वर्टेक्स, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये क्या रहता है, एसिड रेन मतलब क्या, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट फायर क्या है, उसके कॉजेस क्या है, सोल्यूशन क्या है। वैसे फॉरेस्ट फायर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में भी देखा था। देन यूनिट 5 है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ग्लोबल वार्मिंग क्या रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बाद जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या रहता है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड लेवल पे, ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड मेजर्स। ओके, ये चीजें हैं। इसके बाद इंडियन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, और जो लास्ट है, लास्ट में अपेंडिक्स है, रामसर साइट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, मेगा डायवर्स कंट्रीज, टाइगर रिजर्व। ये मैं आपको बताऊंगा इसमें से हमको क्या क्या देखना है, क्या इंपॉर्टेंट है। ये हमको लेटेस्ट वाला देखना है। जैसा रामसर साइट की अगर बात करें, ये पीडीएफ जब बना था तब 42 थे, अब कितने, 49। तो 49 की लिस्ट में ऐड किया हूँ आगे। नेशनल पार्क के बहुत सारे, 100 से ज्यादा है, तो पूरे याद नहीं रखना है। बस तो इसका जब भी पढ़ रहे तो एक बार मैप देख लेने का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अभी कई सारे हैं, अभी हजार में रहेंगे, बहुत सारे हैं। इसको भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, कोई न्यूज में वगैरह है तो तभी। बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये देख लेने का। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट, इंडिया में 4 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट हैं। ठीक है। मेगा डाइवर्स कंट्रीज, वर्ल्ड में कुछ अराउंड 16 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं, इंडिया उनमें से एक है। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व अभी अराउंड 53 टाइगर रिजर्व है, उसकी भी लिस्ट यहाँ पे ऐड की हुई। ओके, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। और ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें हमको देखना है इन्वायरमेंट क्या रहता है, इकोलॉजी क्या रहती है, इकोसिस्टम क्या रहता है, फूड चेन क्या रहता है, फूड वेब क्या रहता है, बस आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है। जैसा फर्स्ट टर्म है अपनी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट। इन्वायरमेंट क्या रहता है, इन्वायरमेंट, द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स सराउंडिंग इन विच द ऑर्गेनिज्म लाइफ। हम जहाँ पे रह रहे, हमारे सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें रहती है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग रहते हैं। लिविंग में क्या आएंगे, प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर एक्सेट्रा। एंड अबायोटिक, नॉन लिविंग, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर फैक्टर्स दैट सराउंड एंड पोटेंशियली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग जितने भी लिविंग नॉन लिविंग चीजें हैं वो सारे आएंगे। पत्थर भी आएगा, बर्ड भी आएगा। ठीक है। मुझको बताना, सन रेज क्या है, बायोटिक है क्या अबायोटिक है, सन रेज।
ओके, बताओ आंसर तो। सनरेज आर बायोटिक और ये अबायोटिक। क्या कहेंगे? सनरेज, सोलर रेज। हम्म, अबायोटिक। अबायोटिक, गुड। क्योंकि वो सन से आते हैं ना। सन इज नॉन लिविंग। ओके, सन, सोलर रेज और अबायोटिक। ठीक है, ये हो गया। देन फिर इन्वायरमेंट देख लिया। इकोलॉजी क्या रहता है? Ecology is defined as a scientific study of relationship of living organisms with each other and with their environment. इकोलॉजी में क्या है? स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। अब मतलब इसको डिसिप्लिन, जहां पे एक प्रॉपर स्टडी हो रहा है, साइंटिफिक स्टडी किसका? रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट। यहाँ पर नॉन लिविंग भी चीजें आएंगी, जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर इज ईटिंग डियर, तो ये आ गया। और दूसरा, एंड विद देयर इन्वायरमेंट, टाइगर इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द लेक। तो इसमें भी सारी चीजें आ गई, बायोटिक और बायोटिक वगैरह। लेकिन इसका जो साइंटिफिक स्टडी है उसको इकोलॉजी कहते हैं। इन्वायरमेंट मतलब जस्ट आवर सराउंडिंग, और साइंटिफिक स्टडी करना ये सारी चीजों का, उसको इकोलॉजी। ठीक है। होलिज्म इन इकोलॉजी। होलिज्म मतलब जिसको हम इंक्लूसिव कहते हैं, सारी चीजें जो कवर करता है उसको होलिज्म। तो अभी हमको कुछ टर्म देखना है यहाँ पे। जैसा इंडिविजुअल मतलब क्या रहता है, पॉपुलेशन मतलब क्या है, कम्युनिटी मतलब क्या है, इकोसिस्टम मतलब क्या है, बायोम क्या रहता है, बायोस्फीयर क्या रहता है। अब सिंपल देखो, आई एम अ पर्सन, तो मुझको क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल बोलेंगे। इंडिविजुअल मतलब जो एक एक यूनिट जो रहेगा, एक पर्सन या एक एनिमल, कोई भी एक स्पेशीज ले लो। जैसा आप टाइगर ले लो, उसमें से एक टाइगर को अगर आप ले रहे हो तो इंडिविजुअल हो गया। या फिर एक लॉयन ले लो, या एक कोई बर्ड ले लो, एक कैटल ले लो, तो वो सिंगल जो यूनिट रहता है उसको इंडिविजुअल कहते हैं। ओके, ठीक। इसके बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब क्या? पॉपुलेशन मतलब वो एरिया में ऐसे कितने यूनिट है, वो सेम स्पेशीज। हाँ, स्पेशीज मतलब जैसा अब हम क्या है, होमोसेपियन है, तो होमोसेपियन इज वन स्पेशीज। स्पेशीज मतलब जो सिमिलर टाइप के जो क्रिएचर्स, सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, उनको स्पेशीज कहते हैं। जैसा एलिफेंट क्या हो गए? एक स्पेशीज हो गया। उसमें बड़े एलिफेंट आएंगे, छोटे आएंगे, मेल आएंगे, फीमेल एलिफेंट आएंगे, और बच्चे आएंगे। लेकिन एलिफेंट ये जो स्पेशीज में है, टाइगर नहीं आएगा, जिराफ नहीं आएगा, ये अलग से स्पेशीज होगी। ठीक है। तो स्पेशीज मतलब जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिनका जेनेटिक कंपोजिशन सेम है, तो उनको हम स्पेशीज बोलते हैं। जैसा ह्यूमन भी क्या एक स्पेशीज है। अब पॉपुलेशन क्या रहता है पता है? एक एरिया में कितने वो स्पेशीज के लोग रह रहे हैं, एक सिंगल स्पेशीज के, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। जैसा फॉर एग्जाम्पल कि मतलब यूपी की पॉपुलेशन कितनी है? 20 करोड़ है। ओके, तो वो मतलब पूरे वहां पे ह्यूमंस कितने रहते हैं? इंडिविजुअल हो गया, पॉपुलेशन हो गया। कम्युनिटी, कम्युनिटी यहाँ पे डायग्राम देखो। पॉपुलेशन में डियर दिख रहे हैं सिर्फ, और कम्युनिटी में रैबिट दिख रहा है, डियर दिख रहा है, ट्री भी दिख रहा है। तो इसमें मतलब क्या हो गया? अ, मतलब सारे जो स्पेशीज रहते हैं वो एरिया में, सबको काउंट करते हैं, उसको कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका डिस्ट्रिक्ट है आदिलाबाद। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमंस कितने हैं, फिर वाइल्ड एनिमल्स कितने हैं, ट्रीज कितने हैं, इस सारों को अगर काउंट किए तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी बोलेंगे। कम्युनिटी में क्या आते हैं? मल्टीपल स्पेशीज, जितने भी स्पेशीज प्रेजेंट है वो सारे आएंगे, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। ये समझ में आ रहा है पॉपुलेशन और कम्युनिटी का डिफरेंस? कम्युनिटी में सारे स्पेशीज आएंगे वो एरिया में जो रहते हैं, और यहाँ पे वो पॉपुलेशन में वन स्पेशीज। अब कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है, अब वो जो एरिया है उसका आप स्टडी कर रहे हो, वो जो एज ए यूनिट बोल के, उसको कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होता है? ये जितने भी मतलब ऑर्गेनिजम्स है, कम्युनिटी है, इनके एक दूसरे से जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से बड़ा क्या रहता है फिर? बायोम रहता है। बायोम मतलब जैसा एक कोई भी एक क्लाइमेटिक रीजन को बायोम कहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक बायोम हो गया। या फिर जैसा आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट, सिमिलर टाइप का जो क्लाइमेट रहता है, उसको उसको हम कहते हैं बायोम, मेडिटेरियन क्लाइमेट।
और इसके बाद बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या रहता है? बायोस्फीयर मतलब अर्थ के क्रस्ट पे का ऐसा एरिया जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो जो रीजन है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, लाइफ जहां पे एग्जिस्ट करती है ऐसे पूरा रीजन, उसको कहेंगे बायोस्फीयर। इसके और एक डायग्राम हम आगे देखेंगे। ओके, फिलहाल ये चीजें समझ लो। इंडिविजुअल, उससे पॉपुलेशन बनेगी, कई पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। ओके, ऐसा फ्लो रहता है। इसके बाद देखो, इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन देख लेना। Different community together form ecosystem, a geographical area where plant, animals and weather together form life. कुछ खास है ही नहीं। इकोसिस्टम ये क्या रहता है देखो, ये फंक्शनल यूनिट रहता है। फंक्शनल यूनिट जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें लिविंग नॉन लिविंग दोनों भी चीजें आती, उनके इंटरेक्शन भी आते। फंक्शनल यूनिट मतलब जो अपनी इकोलॉजी की डेफिनेशन है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्या रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन आएगी, बस उसमें फंक्शनल यूनिट ये ऐड होता है, क्योंकि सिस्टम है इकोसिस्टम, एक इसमें पर्टिकुलर यूनिट की बात होती है। ओके, तो ये तो हमने देख लिए। बायोस्फीयर, हाँ, बायोस्फीयर मतलब तीन चीजें रहती है देखो, तीन चीजों का जहां पे इंटरेक्शन होगा वहां पे बायोस्फीयर रहेगा। जैसा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखो। एक है अपना अर्थ का, क्या कहते हैं उसको, लिथोस्फीयर बोल सकते हैं, समझो, जहां पे अर्थ अर्थ का क्रस्ट वगैरह है। ओके, देन एक स्फीयर रहता है हाइड्रोस्फीयर, जहां पे वाटर मिलता है, मतलब ओशियंस वगैरह। और एक रहता है एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन वगैरह, क्योंकि एनिमल प्लांट को सर्वाइव होने ऑक्सीजन भी चाहिए ना। ये तीनों चीजें जहां पे रहेंगी वहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जो हमारा रीजन है बीच वाला, इसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ओके, ठीक है। ये तीनों का इंटरेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे लाइफ सपोर्ट, पूरा जो जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें रहती है और वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। एक टर्म आती है हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या रहता है? हैबिटेट मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट वगैरह, वो जहां पे रहता है उसका जो लोकेशन है, उसका जो घर है, उसका जो शेल्टर है, उसको हैबिटेट कहते हैं। ओके, जैसे फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ रहते हैं, तो फॉरेस्ट इज हैबिटेट। इकोसिस्टम, देखो इकोसिस्टम फिर से आई टर्म, उसकी अच्छी डेफिनेशन ये देखो। इट इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो वर्ड इंपॉर्टेंट है। consisting of living beings and physical environment, both interacting and exchanging materials between them. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट रहता है ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का एक यूनिट रहता है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर। सिंपल, इसको एक दो बार पढ़ लेने का समझ में आ जाता है। ओके, इसके बाद देखो, इकोसिस्टम के बाद, इकोसिस्टम अब यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक, बायोटिक। ओके, वैसे तो हमने देख लिए हैं। अबायोटिक में क्या क्या आएगा? अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, इसमें क्लाइमेटिक और इडेफिक, ये दो चीजें आती है। इडेफिक मतलब सॉइल से रिलेटेड रहते हैं। ओके, अब इसमें देखो रेन आता है, लाइट आता है, विंड, टेम्परेचर, ये सब नॉन लिविंग है। देन सॉइल, पीएच, पीएच मतलब सॉइल एसिड है क्या बेस है, मिनरल, टोपोग्राफी। इसके बाद जो बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएंगे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। अब इसको समझो। प्रोड्यूसर मतलब क्या? दोज स्पेशीज हु क्रिएट देयर फूड बाय देयर ओन, जो अपना खुद का फूड खुद तैयार करते। जैसा फॉर एग्जांपल ग्रीन ट्रीज, ट्रीज जो रहते हैं खुद का फूड खुद तैयार करते, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को और एक नाम से पुकारा जाता है एटोट्रॉप्स। एटोट्रॉप जो खुद अपना अनाज खुद तैयार करते। इसके बाद क्या रहते हैं? कंज्यूमर्स रहते हैं। कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड। कंज्यूमर, कंज्यूमर को हम हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। इसके बाद एक कैटेगरी थी डिकम्पोजर्स। अब सपोज
कोई प्रोड्यूसर की डेथ हो गई या कंज्यूमर की डेथ हो गई, सपोज फॉर एग्जांपल कोई मतलब ह्यूमन की डेथ हो गई समझो, तो जब हम उसको दफन करते हैं या जला देते हैं, तो उसके बाद जो उसके मॉर्टल रिमेन्स है, उसको डिकम्पोजर्स जो सॉइल के बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, वो खा के उसको खत्म कर देते, उसका मिट्टी बना देते। तो ऐसा जो लोग करते हैं उसको, जो क्रिएचर करते हैं उसको डिकम्पोजर कहते हैं। और डिकम्पोजर का ही दूसरा नाम है सैप्रोट्रॉप्स। डिकम्पोजर को ही सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, प्रोड्यूसर देख लिए, कंज्यूमर देख लिए, डिकम्पोजर देख लिए। अब यहाँ पे कंज्यूमर के टाइप्स हैं। कंज्यूमर में अलग अलग टाइप रहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी, क्वाटरनरी। ये थोड़ा देख लेते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या रहता है? मतलब जैसा फॉर एग्जांपल डियर है। डियर क्या है? डायरेक्टली ट्रीज पे या ग्रास पे सरवाइव करता है, इसलिए उसको प्राइमरी कंज्यूमर। दोज हु फीड डायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स, जो डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे फीड करते हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब ये क्या रहते हैं? जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड बोल के यूज करते हैं, जैसा टाइगर है, लॉयन है, या फिर सपोज आपका फॉक्स हो गया। ओके, फॉक्स, फिर या फिर मुंगूस वगैरह, ये सारे। अब टर्शरी कंज्यूमर और लार्ज कार्निवर, जो बहुत बड़े कार्निवर्स रहते हैं, जैसा इसमें लॉयन टाइगर इसमें भी आएगा, सेकेंडरी में भी आता है, इधर भी आता है। तो जो ये रहते हैं बड़े लार्ज कार्निवर। कार्निवर मतलब जो ये रहते हैं मांसाहारी, जिसको कहते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं। मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं। ओके, टाइगर, लॉयन, ये होगा। अब इसके बाद एक आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, जिसको हम ओमनीओर बोलते हैं। ये ऐसे स्पेशीज रहते हैं जो कार्निओर भी रहते हैं और हर्बीओर भी रहते हैं, दोनों भी चल जाता है उनको। फॉर एग्जाम्पल ये फिश वगैरह आपने देखा होगा, बैक्टीरियाज खाते, छोटे फिश भी खाते और ग्रास भी खाते। तो वो क्या है? ओमनीओर वगैरह रहता। ओके, और ह्यूमन क्या है? हर्बीओर है, ओमनी कार्निओर है या ओमनीओर? ओम हाँ, ओमनीवर सर, ओमनीवर है सर। गुड। हाँ, ह्यूमन भी क्या है? ओमनीवर है। ठीक है, तो ये चीजें थी, ये हमने देख लिए समझो। बायोटिक, अबायोटिक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर। ओके, अब इसके बाद एक टर्म आई है, इकोटोन। इकोटोन मतलब क्या? इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन, ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। दो इकोसिस्टम के बीच कोई ट्रांजिशन जोन रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोटोन कहेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैंग्रू। मैंग्रू जो फॉरेस्ट रहते हैं ना, ये इकोटोन बिटवीन लैंड एंड सी। अब जैसे आपका लैंड है और यहाँ से फिर आपका ओशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो बॉर्डर रीजन रहता है, यहाँ पर क्या होता है? मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं। ओके, मैंग्रोव, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोटोन रीजन। इकोटोन रीजन, मैंग्रोव क्या इकोटोन है। ओके, दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में। अब यहाँ पे क्या रहता है? इकोटोन में एज इफेक्ट नाम का एक कंसेप्ट आता है। मतलब sometimes the number of species and population density of some of the species is much greater in size than adjoining community. मैंग्रोव्स में क्या हो रहा है? ये लैंड पर जितने स्पेशीज थे या वाटर में जितने स्पेशीज हैं, उससे ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं स्पेशीज। मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, या फिर यहाँ की जो टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, सॉइल कंडीशन है, ये लैंड वाले स्पेशीज को भी सुटेबल रहते, और मरीन वाले स्पेशीज डाइवर्सिटी ज्यादा रहती है, बर्ड डाइवर्सिटी ज्यादा है। तो इसलिए उसको ये जो चीज है, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। एज इफेक्ट की वजह से इकोटोन रीजन में क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द स्पेशीज इज मोर देन एडजॉइनिंग। तो ये एक चीज समझ लेना। देन और एक वर्ड आता है इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश, ये क्या रहता है? देखो, निश मतलब इसमें बहुत सारी चीजें आती है। जैसा फॉर एग्जांपल, आप कोई एक एग्जांपल ले लो, जैसा फिश है अपने। फिश के लिए, जैसा उनके लिए हैबिटेट, एक रहने के लिए उनको एक हैबिटेट चाहिए। देन फूड, उनका फूड का रिक्वायरमेंट रहता है, खाना चाहिए। देन रिप्रोडक्टिव निश, रिप्रोडक्टिव जो नीड्स रहते हैं वो भी चाहिए। ओके,
तो ऐसा जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हर एक का निश रहता है। वो हर स्पेशीज, एक स्पेशीज के जितने भी इंडिविजुअल है सबका सेम रहेगा। ओके, तो ये जो निश रहता है वो मतलब क्या बताता है, वो उसका मतलब क्या हुआ, जितने भी जरूरत है, ऑल द नीड्स जो रहते हैं वो क्लब होते हैं, उसको कहते हैं निश। तो हर इंडिविजुअल चाहेगा कि हर स्पेशीज चाहेंगी कि उसके पूरे के पूरे जो नीड्स है वो फुलफिल हो। तो इसमें क्या होता है, अगर सपोज दो स्पेशीज है, टू स्पेशीज इफ हैव सेम निश, हैविंग सेम निश, तो तब क्या होगा, सेम निश मतलब सेम नीड्स है उनके, तो दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होगा। ओके, कंपटीशन होगा कि मतलब कौन ज्यादा से ज्यादा मतलब रिसोर्स अपने पास ले लेता है। और दो चीजें हैं, एक तो क्या होता है, दोनों में से एक स्पेशीज एडॉप्ट कर लेती है या फिर नई जगह चली जाती, या फिर वो अपना निश बदल लेती है, या फिर दूसरा चीज, दोनों में से एक मतलब जो स्ट्रांग रहेगी वो सर्वाइव करती, जो वीक रहता है वो खत्म होती। तो उसको मतलब ऐसे दो पॉसिबिलिटीज रहते हैं। तो निश निश याद रखो, निश मतलब जो जो आपके नीड्स रहते हैं वो फुलफिल करने के लिए, जो जो जहां जहां से फुलफिल होती है उसको हम निश कहते हैं। निश मतलब हमारे नीड्स और उसको सेटिस्फाई करना। ओके, एक स्पेशीज, हर स्पेशीज का अपना अपना अलग अलग रहता है, लेकिन अगर दो दो स्पेशीज का अगर सेम रहा तो फिर कंपटीशन होगा। जैसा फॉर एग्जांपल लॉयन और टाइगर ले लो। लॉयन अलग स्पेशीज है, टाइगर अलग स्पेशीज है। ओके, अगर दोनों भी एक ही एरिया में रह रहे हैं ना, और सपोज वहां पे उनका डियर वगैरह उनकी पॉपुलेशन कम है, तो दोनों में से एक तो खत्म हो जाएगा, एक बचेंगे। ओके, या फिर एक को छोड़ के जाना पड़ेगा एरिया। नीश का एक कंसेप्ट है। ओके, आ रहे समझ में? समझ में आ रहे हैं हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं? मेरी यस आवाज सर। वगैरह आ रही है ठीक से? ओके ओके, यस सर। ठीक है। अब हम, ओके, गुड। अब हम देखेंगे फूड चेन और फूड वेब, ये क्या रहता है देखेंगे। फूड चेन मतलब क्या रहता है, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अनदर। जैसा फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल दिया इन्होंने, प्लांट, कैटरपिलर, लिजार्ड, स्नेक। और डेट्रिटस फूड चेन, जैसा लिटर, लिटर मतलब वेस्ट वगैरह, अर्थ वो खाते हैं, अर्थ को चिकन खाते, चिकन को देन हॉक। ओके, मैं और फिर से सिंपल मैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। जैसा फॉर एग्जांपल, हाँ, अब देखो, यहाँ पे अपना ट्री है, कोई ग्रास है सपोज, ग्रास, इसको ईट किया डियर ने, डियर को ईट किया टाइगर, और टाइगर को ईट किया, और टाइगर उसके मतलब ईट तो कोई नहीं करेगा, उसकी डेथ होने के बाद फिर उसको बैक्टीरियाज वगैरह खाएंगे, या फिर वल्चर वगैरह जो डेड बॉडी वगैरह रहती है वो लोग खाएंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो रहता है ना सीक्वेंस जिसमें हम बता रहे हैं, एक कौन किसके ऊपर डिपेंड है, इसको क्या कहते हैं हम, फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो रहता है, ये जो लेवल है, एक लेवल में एक स्पेशीज रहती है। फर्स्ट लेवल पे ग्रास है, देन डियर है, देन टाइगर है, देन वल्चर। ये जो लेवल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। ये नाम याद रखना, ट्रॉपिक लेवल। ओके, ये ट्रॉपिक लेवल, ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरा ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिक लेवल आपका चेंज हो रहा है। ओके, एक चीज ये हो गई। फिर दूसरी बात, इसका ही और एक ऐसी एक टर्म रहती है, फूड वेब। फूड वेब में क्या रहता है पता है, अब जैसा आपका डियर है, ओके, अब डियर को दूसरे एनिमल्स भी खा सकते हैं, जैसा यहाँ पर क्या है, वो लॉयन है। ओके, या फिर और अदर एग्जांपल, ह्यूमन भी किल करते हैं डियर को। ओके, फिर इसके बाद लॉयन, लॉयन है तो फिर लॉयन को इसके ऊपर कौन रहेगा, लॉयन की डेथ हो गई, तो उसके बाद उसको बैक्टीरियाज वगैरह जो रहते हैं, उन्होंने उसको डिग्रेड कर दिए, तो उसको अपन यहाँ डेट्रियोहॉर्स ऐसा लिख सकते हैं। ह्यूमन है, ह्यूमन के भी मतलब सॉइल बैक्टीरियाज वगैरह डेथ होने के बाद वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके लिए भी अपन डेट्रियोहॉर्स लिख सकते हैं, सैफ्रो, सैफ्रो
फाइट, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो जब हम इंटरलिंकेजेस बता रहे हैं, इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स, उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे, क्योंकि एक्चुअली में से इतना आइसोलेटेड नहीं रहता फूड चेन, बहुत सारे स्पेशीज एक दूसरे से इंटरैक्ट करते, ओके, तो उसको कहते हैं फूड वेब। सिंगल अगर सिस्टम ले रहे तो उसको हम कहेंगे फूड चेन, और अगर इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? फूड वेब कहते हैं। ओके, ये आया समझ में? फूड चेन वर्सेस फूड वेब, यहाँ पे दिया भी है डेफिनेशन, ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझ लो। उसके बाद देखो, हाँ, बायोटिक इंटरेक्शन वगैरह, हाँ, ये थोड़े से इंटरेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बायोटिक इंटरेक्शन, एक स्पेशीज दूसरे स्पेशीज के साथ जब इंटरेक्ट करती है तो उसके बहुत सारे टाइप रहते हैं, जैसे म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, अमेंसलिज्म। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या? दो स्पेशीज, अलग अलग स्पेशीज हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों का भी फायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कब होता है? इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जिसमें वो सीड का डिस्पर्सल वगैरह होता है ना, सीड जर्मिनेशन वगैरह, पॉलिनेटर गेट्स फूड। जो पॉलिनेटर रहते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई क्या करती है? वो फूड के अंदर, फ्लावर के अंदर से नेक्टर ले लेती है, बटरफ्लाई को फूड मिलता है, लेकिन साथ में ही वो क्या करती है? प्लांट के पोलन ग्रेन ट्रांसफर करती है और उसका फर्टिलाइजेशन होता, तो नव से फ्रूट बनता। ओके, तो दोनों का भी फायदा हो रहा है ना यहाँ पे, पॉलिनेटर का भी और प्लांट का भी, तो इसको क्या कहेंगे आप? म्यूचुअलिज्म। जब दोनों का फायदा हो रहा है इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दूसरा सिंपल एग्जांपल, और जो कल हम देखा था, कोरल रीफ। कोरल रीफ में क्या होता है? जो कोरल पॉलिप है अपना, उसको फूड जो रहता है वो अलगी देता है, और अलगी को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए वो पॉलिप देता है। ओके, तो ऐसे इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। देन म्यूचुअलिज्म के बाद रहता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं, नुकसान भी नहीं, फायदा भी नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल काउडंग, काउडंग जो है प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द डंग बीटल्स। डंग बीटल एक इंसेक्ट्स रहते हैं, उनको फूड और वो ये देता है काउडंग। द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन द कॉज, और कॉज को इससे कुछ फायदा नहीं है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे? कमेंसलिज्म। काउ डंग से इनका फायदा हो रहा है और काउ का कुछ नुकसान नहीं, तो इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। देन एक रहता है कंपटीशन। कंपटीशन मतलब इसमें दोनों का नुकसान होता है कंपटीशन में। इफ टू स्पीशीज ईट द सेम फूड एंड देयर इज नॉट इनफ फॉर बोथ, बोथ में सफेज अ शॉर्टेज ऑफ फूड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, टाइगर वर्सेस लॉयन। डियर का अगर कम है तो फिर दोनों में कंपटीशन होगा। सेम फूड वगैरह बोले तो सेम अगर निश है तब। देन प्रिडेशन एंड पैरासिटिज्म, ये क्या रहता है? देखो, प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में एक का फायदा हो रहा है, ओके, दूसरे का नुकसान हो रहा है। एक का फायदा, दूसरे का नुकसान। ओके, तो इसमें कैसा होगा? प्रिडेशन, प्रिडेशन मतलब शिकार करना, हम बोलते हैं ना प्रिडेशन। जैसा एक फिश ने दूसरे फिश को किल किया, या टाइगर ने डियर को किल किया, ये क्या होगा? प्रिडेशन। एक का फायदा, दूसरे की तो जान जा रही है। और पैरासिटिज्म में क्या रहता है? जो पैरासाइट रहता है उसको फायदा होता है, और जो हॉस्ट रहता है उसको नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म का सीधा सिंपल एग्जाम्पल अपना कोविड वायरस ले लो। कोविड वायरस, वायरस को तो वो फायदा हो रहा था, वो रिप्लिकेट हो रहा था, लेकिन जो इस इंसान में जाएगा उसको तो डिसीज हो रहा है। ओके, उसको पैरासिटिज्म बोले। और प्रिडेशन मतलब टाइगर ईटिंग डियर। ओके, देखो अभी हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, फिर से एक बार बता देता हूँ। म्यूचुअलिज्म, जब दोनों का भी फायदा होता है एक दूसरे से, उसको म्यूचुअलिज्म। जैसा आपका पोलन ग्रेन, ये क्या कहते हैं, पॉलिनेटर मतलब बटरफ्लाई, और आपका ट्री, दोनों का भी फायदा होगा। कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा, दूसरे का कुछ नहीं। जैसा वो जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनका फायदा होता है काउ डंग से, लेकिन काउ डंग, वो इंसेक्ट से काउ को तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है। तीसरा है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, जैसा टाइगर वर्सेस लॉयन। देन प्रिडेशन और पैरासिटिज्म, प्रिडेशन में शिकार करना, जैसे टाइगर ईटिंग डियर, और पैरासिटिज्म जैसा कोविड वायरस। इसमें एक का फायदा होता है,
एक का नुकसान होता है। और एक लास्ट वाला है अमेंसालिज्म, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे का कुछ नहीं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे का कुछ नहीं। जैसा लार्ज ट्री shades a small plant and retard the growth of small plant while large tree is unaffected by the small plant। क्या होता है, कोई एक बड़ा ट्री है, बड़ा ट्री क्या करता है, उसके आसपास अगर छोटा ट्री कोई ग्रो हो रहा है ना, लेकिन बड़ा ट्री रहने की वजह से वहां तक जो ग्राउंड पे जो सनरेज पहुंचती है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो सनरेज वो छोटे प्लांट को नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से वो छोटे प्लांट की जो ग्रोथ है वो रिटार्ड होती है। पर इससे बड़े ट्री को कोई फायदा ऐसा सच नहीं होता। इसको क्या कहेंगे, अमेंसालिज्म। एक का नुकसान हो रहा है, छोटे प्लांट का नुकसान हो रहा है, और जो बड़ा स्पीशीज है उसको कुछ फर्क नहीं। तो इसको कहते हैं अमेंसालिज्म। अमेंसालिज्म का एग्जैक्ट अपोजिट रहता है कमेंसालिज्म। एक का फायदा दूसरे का कुछ नहीं, दोनों का फायदा मतलब म्यूचुअलिज्म, दोनों का नुकसान मतलब कंपटीशन, और एक का फायदा एक का नुकसान प्रिडेशन। ओके, आई बात समझ में? ये बायोटिक इंटरेक्शन आ रहा है समझ में? इसको एक से दो बार पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। ओके, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद जो है हम इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक कंसेप्ट है, इसको स्टडी करने वाले। ये पिरामिड मतलब क्या रहते हैं? पिरामिड आपने इजिप्शियन पिरामिड देखा है, कैसे रहते हैं? ट्रायंगुलर शेप में रहते हैं ना, कोनिकल शेप बोल सकते हैं ट्रायंगल शेप में। तो ऐसे ट्रायंगल्स इकोलॉजी में भी रहते हैं। तो उसमें तीन टाइप के रहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, फिर पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऐसे तीन रहते हैं। तो हम एक देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, अभी हमने जैसा ये वाली जो देखा था डायग्राम, पिरामिड ऑफ नंबर में क्या रहता है, जैसा आपका ग्रास है, फिर उसके ऊपर डियर फीड हो रहे हैं, डियर को टाइगर ईट कर रहे हैं, टाइगर को वल्चर। तो ऐसे जो एक फूड चेन है, एक फूड चेन ले लो, और उसमें सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है उसमें कितने पॉपुलेशन है, कितने मतलब स्पेशीज हैं, उसका काउंट करते। देन सेकंड जो ट्रॉपिक लेवल है वहां पर कितने लोग हैं, उसके ऊपर कितने लोग हैं, और उसके ऊपर कितने लोग हैं। तो ऐसा जो काउंट करते हैं, नंबर को काउंट करते हैं वो स्पेशीज के, तो उसको हम क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर जनरली कैसा रहता है, इस तरीके से रहता है पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, ये टाइप में रहता है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, अपराइट कहते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इसको अपराइट कहते हैं। और या फिर कभी कभी ये क्या रहता है, इसका एक एक्सेप्शन भी है, कभी कभी इस तरीके से भी रह सकता है पिरामिड ऑफ नंबर, इन्वर्टेड। अपराइट भी रह सकता है कभी, या फिर इन्वर्टेड भी रहता है। ओके, तो जनरली जो अपना सपोज प्लांट है, ग्रास है, तो ये तो ज्यादा रहते हैं ना। फिर उसके बाद ये जो डियर्स वगैरह रहते हैं कम रहते हैं, उससे कम रहते हैं टाइगर वगैरह। तो ऐसा मतलब जनरली ऐसा रहता है। लेकिन कभी कभी इन्वर्टेड कब मिलता है, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इन्वर्टेड पैरासिटिक फूड चेन क्या है, डेट ये रहते हैं, इन्वर्टेड रहते हैं। तो ओके, हमें पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे थे, इन्वर्टेड कब रहता है। तो इन्वर्टेड देखो कब रहेगा, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड अब देखो कब रहता है, कभी एक सपोज डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं इसको। उसमें क्या रहता है, सपोज एक एलिफेंट मर गया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एलिफेंट है, ये डेड एलिफेंट है। डेड एलिफेंट पे अब सरवाइव कर रहे हैं बैक्टीरियाज। तो यहाँ पे कितने बैक्टीरियाज रहेंगे, मिलियन ऑफ बैक्टीरियाज मरने के बाद उसके ऊपर इतने सारे उसको खा रहे हैं। ओके, तो ये कौन सी फूड चेन हो गई हमारी, इन्वर्टेड हो गया ना, मतलब प्रोड्यूसर कम है
और जो ईटर है, कंज्यूमर है, वो ज्यादा है। और बाकी जो जनरली क्या रहता है, प्रोड्यूसर ज्यादा रहते हैं, कंज्यूमर कम रहते हैं। ओके, तो ये चीज समझ लेना। वो स्टेटमेंट क्या बोलेगा, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। तो ऐसा नहीं रहता है, कभी कभार वो क्या रहता है, इन्वर्टेड भी रहता है। पिरामिड ऑफ नंबर, और सेम केस है पिरामिड ऑफ बायोमास की, वो भी इन्वर्टेड रह सकता है कभी कभी। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो रहता है, आगे हम देखेंगे, वो इट इज ऑलवेज अपराइट, वो इन्वर्टेड नहीं रहता। ओके, हाँ। तो ये हमने पिरामिड ऑफ नंबर देख लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, ठीक है। हाँ, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास मतलब क्या रहता है, ड्राई वेट रहता है। द अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज बायोमास। अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर, सपोज अपनी ह्यूमन बॉडी है, इसमें से वाटर वगैरह निकाल दो, जो बचता है ना, उसको बायोमास कहते हैं। बायोमास मतलब वो ड्राइड वेट जो रहता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसको कहते हैं बायोमास। बायोमास मतलब ये देखो यहाँ पे और दिया भी है, टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अभी हम ऊपर वाले पिरामिड ऑफ नंबर में बस पॉपुलेशन काउंट कर रहे थे, स्पेशीज काउंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सबका वेट काउंट करते हैं। अगर वेट अगर काउंट करते हैं ना, तब भी देखो कैसा रहता है, अपराइट भी मिलता है और इन्वर्टेड भी, दोनों भी पॉसिबल है, अपराइट और इन्वर्टेड। अपराइट जनरली अपराइट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर जैसे अपने ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो सबका वेट कर दिए, वो वेट ज्यादा रहता है हर्बी और से, पूरे डियर्स का वेट। और वो जो उससे फिर उसके बाद आएगा लॉयन, टाइगर, इनका कम रहता है। ओके, तो ऐसा समझो। तो सबसे ज्यादा वेट प्रोड्यूसर का, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ऐसा रहता है। जनरली ये रहता है। लेकिन कुछ केसेस में ये इन्वर्टेड भी रहता है। तो इन्वर्टेड कब रहता है, देखो, मरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। यहाँ पे जैसा फॉर एग्जांपल जो मरीन स्पेशीज है, इमेज ब्लरी है इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। मरीन स्पेशीज का इनका फूड क्या रहता है, छोटे स्पीशीज, स्मॉल फिश। बड़े जो फिश हैं वो स्मॉल फिश को खाते हैं, स्मॉल फिश, देन फाइटोप्लैंक्टन। देन इसका सबका वेट कर दिए तो यहाँ पे लिख दिए। देन इसके ऊपर जो मीडियम साइज के फिश रहते हैं वो कितने हैं, उनका वेट लिख दिए। और जो बड़े साइज के फिश रहते हैं, ब्लू व्हेल वगैरह, इनका वेट लिख दिए। तो ये ऊपर वाले जो है उनका वेट ज्यादा निकलता है और नीचे वालों का वेट कम निकलता है। तो इसलिए जो मरीन इकोसिस्टम है, वहां पर का जो फूड ऑफ ये पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड रहता है। ओके, सो फूड ऑफ बायोमास अगर वो बोलता है इज ऑलवेज अपराइट, बोले तो रॉन्ग हो जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है। ओके, अब इसके बाद बचता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये क्या रहता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड बाय पर यूनिट टाइम एंड एरिया इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। इट इज ऑलवेज अपराइट एज देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक टू अनदर। क्योंकि हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा, तो इसलिए इट इज ऑलवेज अपराइट। ओके, अब जैसे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, अब सपोज यहाँ पे एनर्जी एनर्जी ये लोगों ने 100 यूनिट एनर्जी तैयार की है। ओके, 100 एनर्जी है तो उसका 10 ही ऊपर ट्रांसमिट होता है, बाकी का इनका खुद की रिक्वायरमेंट वगैरह भी रहती है। तो 90% ये खुद कंज्यूम करते, तो 10% ट्रांसमिट करते। अब यहाँ पर भी ये लोग 10 का 9%, वो तो 9 यूनिट यहाँ पे जाएगा, 1 यूनिट ये लोग कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा, तो 10% जनरली ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए इट इज ऑलवेज अपराइट। ओके, याद रखना, इट इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ओके, लॉ ऑफ 10% एनर्जी ट्रांसफर, ये क्या बोलता है, जो अभी हमने देखा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली 10% ऑफ एनर्जी एंटरिंग इनटू ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल टू बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसमिट होती है। ओके, ये आया समझ में, आर यू गेटिंग इट? पिरामिड आए समझ में, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी।
कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? आ रहा है समझ में सबको? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है, डाउट रहे तो पूछना फौरन। ओके, अब अगला कंसेप्ट देखो। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ओके, बायो अक्यूमुलेशन क्या रहता है? तो देखो, फॉर एग्जांपल इसमें क्या रहता है बायो अक्यूमुलेशन। सपोज यहाँ पे क्या है, बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन डिफरेंस क्या है? ट्रॉपिक लेवल का। बायो अक्यूमुलेशन में क्या रहता है, सेम ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक ही जो लेवल है ट्रॉपिक लेवल, उसका स्टडी होता है। और बायो मैग्निफिकेशन में ट्रॉपिक लेवल चेंज होता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोई लेक है, यहाँ पर एक लेक है और यहाँ पर फिशेस हैं, छोटे छोटे स्पीशीज हैं। ओके, स्पीशीज हैं। अब पर यहाँ पे क्या हो गया, किसी ने किसी रीजन से यहाँ पर मर्क्यूरी चला गया, मर्क्यूरी वाटर में मर्क्यूरी चला गया। अब ये मर्क्यूरी क्या होगा, कोई किसी ने कुछ तो भी वेस्ट वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह इसमें फेंक दिया तो मर्क्यूरी मर्क्यूरी पोल्यूशन हो गया। तब ये सारी जो फिशेस है ना, इसमें से जो भी पानी में सबके अंदर थोड़ा थोड़ा मर्क्यूरी चला जाएगा। तो जो मर्क्यूरी चला जा रहा है, फिर उसको हम क्या कहते हैं, बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन, एक ट्रॉपिक लेवल पे जो पोल्यूटेंट वगैरह जो अक्यूमुलेट हो रहे हैं स्पेशीज में, एक स्पेशीज में, उसको कहेंगे बायो अक्यूमुलेशन। ओके, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये जो फिशेस हैं, ये जो फिशेस किसी ने, मतलब अभी ऑब्वियस है लेक है तो लोग वहां पे फिशिंग करेंगे, फिशिंग करके ये लोगों ने इसको मार्केट में बेचा। और सपोज कोई एक फैमिली ने उसको खरीदा, सपोज वो फैमिली ने 10 फिशेस खरीदे और वो 10 फिशेस खरीद के उसमें उन्होंने उनको पकाया और खाया। ओके, तो इसको मतलब एक फैमिली ने खा लिया। अब क्या हो रहा है पता है, सपोज एक जो फिश थी उसके अंदर मर्क्यूरी कितना था, सपोज 1 यूनिट मर्क्यूरी था। अब ये जो फैमिली है, फैमिली ने मतलब क्या हो गया, ये फैमिली ने 10 फिशेस लाए। तभी जो फैमिली में सपोज कितने हैं, 2 लोग हैं और दोनों ने मिलकर 10 फिश खाए। तो हर एक के अब क्या होगा, हर फिश के अंदर एक एक यूनिट है ना, तो फैमिली में अगर 2 मेंबर्स हैं तो उनके अंदर क्या होगा, मर्क्यूरी का लेवल बढ़ जाएगा। हर एक के अंदर कितना होगा, 5 यूनिट चला जाएगा और दूसरे के अंदर 5 यूनिट। तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को तक जब पोल्यूटेंट का ट्रांसमिशन होता है ना, तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई हो रहा है। अभी सपोज ये फैमिली में क्या हो गया, सपोज सडनली ये दोनों भी मर गए। अब ये दोनों भी मर गए और इसके बाद इनको इनको ब्यूरी कर दिए वगैरह, या फिर इनकी डेथ हो गई, इनको ऐसे ही छोड़ दिए, तो वल्चर्स वगैरह आके इनको खाएंगे। और वल्चर्स खा लिए तो ये तो उनके अंदर इनसे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चला जाएगा। ओके, तो ऐसा क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप जाते हैं तो पोल्यूटेंट वगैरह जो रहते हैं वो मैग्नीफाई होते हैं, तो उसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और सेम लेवल पे जो पोल्यूटेंट रहते हैं उसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। अब ये डेफिनेशन पढ़ो, आप समझ में आएगा। बायो एक्यूमुलेशन क्या रहता है, एंट्री ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द फूड चेन occurs within a ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। and is the increase in the concentration of a substance in a certain tissues of organism bodies due to absorption from the food and environment। ओके, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह बढ़ रहा है हार्मफुल सब्सटेंस का, उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और जो बायो मैग्निफिकेशन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। ओके, तो ये रहता है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जो टर्म आती है, ये समझ में आए, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। क्लियर है? रिप्लाई दो, क्लियर है तो रिप्लाई दो। बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन समझ में आए आपके? ओके, ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसके बाद जो कंसेप्ट है ना, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या रहता है? सक्सेशन जैसा हम बोलते हैं, जैसा फादर है, फादर के बाद बेटा,
हेड ऑफ फैमिली बन गया। बेटे के बाद जो ग्रैंडसन है वो बड़ा होगा, वो हेड ऑफ फैमिली बनेगा। ऐसा ही फॉरेस्ट में वगैरह भी होता है, इकोसिस्टम में होता है, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होता है, डायरेक्शनल चेंज होता है, डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। इसमें हम ट्रीज की वगैरह बात कर रहे हैं ऑन एन इकोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई सबसे पहले क्या रहेगा, कोई एक बैरन लैंड रहेगा, एक लैंड का एक पीस है, बैरन लैंड है, कुछ नहीं है वहां पे। फिर क्या होता है पता है, यहाँ पे दिया देखिए डायग्राम, बैरन लैंड है। देन एक पायोनियर कम्युनिटी, कोई तो भी एक कम्युनिटी आती है, पायोनियर कम्युनिटी। ओके, वो आके सपोज छोटा सा ग्रास आएगा, बुश आएंगे, छोटा थोड़ा वेजिटेशन आता है। उसके बाद छोटे स्पेशीज के बाद फिर ग्रास वगैरह आएगा, ग्रास आने के बाद ट्रीज आएंगे, ट्रीज आने के बाद बड़े ट्रीज आएंगे, छोटे ट्रीज देन बड़े ट्रीज। तो ऐसा कोई भी सिस्टम में होता है, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब क्या होता, पर अब ये बड़े ट्री वगैरह सब अच्छा हो गया ना, फिर बाद में क्लाइमैक्स स्टेज आती है। मतलब ये स्टेज क्या रहती है, क्लाइमैक्स स्टेज रहती है। इसके बाद वो डिक्लाइन स्टार्ट होता है। अभी क्या होगा, यहाँ पर कोई तो भी डिजास्टर आएगा, फॉरेस्ट फायर वगैरह। अब जब ये आएगा तो तभी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नए से स्टार्ट होता है, और फिर उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन है और ये सेकेंडरी सक्सेशन है, जब प्राइमरी खत्म होने के बाद तैयार होता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि ये लैंड में ऑलरेडी वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज्यादा रहते हैं ना, प्राइमरी सक्सेशन की वजह से, तो ये थोड़ा सा फास्ट ग्रो होता। ओके, अब कुछ टर्म्स यहाँ पे समझना है, जैसा पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी मतलब जो सबसे पहले आके वहां पर आबाद होते हैं, उसको पायोनियर कहते हैं। देन सीरल स्टेज मतलब द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अ कम्युनिटी। जैसा यहाँ पर छोटे समझो स्पेशीज हैं, ग्रासेस वगैरह। ओके, फिर यहाँ पर ट्रीज वगैरह हैं, स्मॉल ट्रीज वगैरह, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिर्स कहते हैं। ये अलग अलग जो स्टेजेस हैं उसको सिर कहते हैं। और उसके बाद एक रहता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या, द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन विच लीड्स टू स्टेबल कम्युनिटी। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, क्लाइमेक्स कहेंगे। ये स्टेबल रहता है। ओके, फिर उसके बाद काफी समय के बाद वहां पे क्या होगा, कोई डिजास्टर वगैरह आएगा, और वो मतलब खत्म हो जाता है, फिर नए से स्टार्ट होगा। ओके, इसको क्लाइमेक्स कहते हैं। टर्म्स बस पता कर रहना चाहिए। ओके, प्राइमरी सक्सेशन मतलब जब फर्स्ट टाइम वहां पर कोई लाइफ स्टार्ट हो रही है वो ग्राउंड पे, उसको कहते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन जब क्लाइमेक्स के बाद नए से फिर से कोई स्टार्ट होती है कम्युनिटी, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, ये दो टर्म याद रखो। उसके बाद देखो ये जो अगला पॉइंट है, न्यूट्रिएंट साइकिल। वैसे हमने कल देखा था इसको एनसीईआरटी में, न्यूट्रिएंट साइकिल, या इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। इसका मतलब क्या रहता है, द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल। जैसा फॉर एग्जांपल हमने देखा था CO2। CO2 क्या रहता है, CO2 सबसे पहले एटमॉस्फेयर में रहता है। ओके, एटमॉस्फेयर से वो कहां जाएगा, ट्रीज उसको एब्सॉर्ब करते, और उससे क्या बनाते, ट्रीज फूड बनाते। ट्रीज से ये किस में जाएगा, सपोज ट्रीज ह्यूमन, ह्यूमन या फिर एनिमल, क्योंकि एनिमल ह्यूमन ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। ओके, फिर ये जब डेथ होते, तो डेड होने के बाद ये बैक्टीरियाज वगैरह डिग्रेड करेंगे, और ये किस में जाएगा, सॉइल में चला जाएगा। ओके, फिर सॉइल से ये फिर से कहां पे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, बैक्टीरियाज के जरिए वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल रहती है। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट ले लो, उसकी एक साइकिल रहेंगी। तो यहाँ पर देखो दो टाइप के साइकिल रहते हैं, गैसियस और सेडिमेंट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है, गैसियस साइकिल में क्या होता है, मेन रिजर्वायर ऑफ द एलिमेंट इज एयर और वाटर। यहाँ पे एयर या वाटर इसका मेन रिजर्वायर रहता है। जैसा अपना कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो मेन सोर्स क्या है, एयर है, तो इसलिए इसको गैसियस। और सेडिमेंट्री साइकिल में क्या रहता है, मेन रिजर्वायर इज अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ के क्रस्ट इसका मेन रिजर्वायर रहता है। जैसा सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन, कैल्शियम, ये सारे ओर्स के फॉर्म में रहते हैं अर्थ के क्रस्ट में, तो इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। इस पे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा,
फॉस्फोरस वो बोलेंगे फॉस्फोरस साइकिल इज अ गैसियस साइकिल, तो गलत होगा, फॉस्फोरस इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, ये क्वेश्चन बनता है, इससे ज्यादा टफ मतलब यहाँ पे स्कोप नहीं। ओके, तो ये था, आपने साइकिल्स देख लिए, बाकी डिटेलिंग में देखना नहीं है, गैसेस साइकिल कौन से उसके टाइप, वो कैसे काम करते हैं, कार्बन साइकिल, ये सारे हमारा काम का नहीं है। ओके, बस हमको देखना था गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल और उसके एक दो दो एग्जाम्पल, उतना भी पढ़ लिए तो हमारा काम हो जाता। ओके, अब इसके बाद देखो और क्या है। अ, हाँ, अब कुछ टर्म्स है यहाँ पे, ये मरीन इको एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो पानी के अंदर स्पेशीज रहते हैं ना, तो कुछ टर्म्स हैं, बस ये टर्म्स के थोड़ा सा मीनिंग देख लो। जैसा फॉर एग्जांपल प्लैंकटन, प्लैंकटन अभी हमने पढ़ा था, प्लैंकटन जो फिश जिसको खाते हैं, प्लैंकटन का क्या रहता है, दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे ऐसा फ्लो होते हैं। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन कहते हैं, लाइक algae, जू प्लैंकटन। ओके, दूसरा रहता है नेक्टॉन, नेक्टॉन दैट स्विम ऑन द सरफेस, जैसा फिश वगैरह है, ये क्या करते हैं, स्विम करते हैं, तो नेक्टॉन्स मतलब स्विमर्स, प्लैंकटन मतलब जो फ्लोट करते हैं। ओके, और बेंथोस, बेंथोस याद रखना, दैट आर अटैच टू द बॉटम सेडिमेंट, जो ओशन के बॉटम पे रहते हैं, प्लैंकटन जो स्विम करते हैं, और बेंथोस मतलब जो बॉटम पे रहते हैं, और तीसरा प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन वगैरह, ये क्या रहता है, फ्लोट होते हैं। ओके, बस ये टर्म्स याद रखो, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ जो रहती है समुद्र वगैरह, कौन से फैक्टर्स उस पर इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा सनलाइट है, सनलाइट जरूरी है ना, क्योंकि जो algae वगैरह है ये भी ट्रीज ही तो है, इनको सनलाइट चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। देन डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी बहुत जरूरी रहता है, फिश है, देन जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं, या फिर आपका जो अदर मरीन क्रिएचर टर्टल्स वगैरह है, सबको ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी से लेते हैं, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है पानी के अंदर, वहां से। ट्रांसपेरेंसी, ये भी जरूरी है, अगर वाटर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो सनरेज वगैरह पेनिट्रेट नहीं होंगे। इसी तरीके से टेम्परेचर, ओशन में जनरली मॉडरेट टेम्परेचर रहता है 20 to 25 डिग्री। ओके, ये अच्छा रेंज रहे, इससे अगर ज्यादा बढ़ता है या फिर कम होता है तो मरीन जो इकोसिस्टम है उसको मतलब थ्रेट हो जाता है। ओके, ये याद रखो। देन यहाँ पर कुछ टर्म्स है सनलाइट में, फोटिक जोन, अफोटिक जोन, बस मीनिंग समझ लो, फोटिक जोन मतलब जहां तक सनरेज पहुंच रहे हैं, ओके, उसको क्या कहेंगे, फोटिक जोन। और अफोटिक जोन मतलब जहां पर सनरेज नहीं पहुंच पाते। अब सपोज सनरेज क्या है, 2 किलोमीटर तक पहुंच रहे हैं, उसके नीचे नहीं, तो 2 किलोमीटर के नीचे वाला जो जोन है उसको अफोटिक। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, 2 किलोमीटर, वो कुछ तो भी रहेगा एग्जैक्ट हो, पर वो आप देख लेना। अफोटिक जोन मतलब जहां पे पेनिट्रेट नहीं होते सनलाइट। डिजॉल्व ऑक्सीजन, यह भी हमने देखा, जो ओशन का वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, ये बहुत जरूरी है मरीन स्पेशीज के लिए। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसा हमारा ह्यूमन का एजिंग होता है, इसी तरीके से लेक्स का भी एजिंग होता है, जो वाटर के लेक है। अब लेक का एजिंग मतलब क्या, तो वो देखो, लेक के अंदर जो सबसे पहले जब लेक बनता ना, लेक के अंदर क्या रहता है, पूरा फ्रेश वाटर रहता। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे क्या होता, आसपास से ग्राउंड वाटर आता, फिर इसी तरीके से फर्टिल आसपास एग्रीकल्चर फार्म्स वगैरह है तो वहां का भी ड्रेनेज वहां पे आता, और उसकी वजह से धीरे धीरे लेक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स डिपोजिशन बढ़ते जाता, क्योंकि फर्टिलाइजर वगैरह ये सब आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर भी आ रहा है। फिर जो फ्रेश वाटर है वो भी साल्ट लेकर आता ही है ना, थोड़ा बहुत रहता है, फ्रेश वाटर इवापोरेट होगा साल्ट तो, लेकिन वहां पे डिपॉजिट होता है, तो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट का कॉन्सेंट्रेशन, उतना वो ओल्डर लेक रहता है। तो यहाँ पर दिया है, जब एंग लेक रहता है ना, एंग अभी अभी तैयार हुआ है, न्यूट्रिएंट्स कम है, तो उसको हम कहेंगे ओलिगोट्रोपिक लेक, ओलिगोट्रोपिक, नाम याद रखो बस। मिडल एज का जो लेक रहता है उसको मेजोट्रॉपिक, देन यूट्रॉपिक, जो ओल्ड लेक रहता है उसको यूट्रॉपिक कहते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, हाई न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इसकी वजह से फिर अब क्या होगा,
हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर इसके बाद लेक कंप्लीटली फिल्ड है, फिर उसका डेड हो जाता है, पानी तो पूरा खत्म हो जाएगा, इट विल बी फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट्स, और फिर कुछ बहुत सारे स्पेशीज वगैरह वहां पे ग्रो होंगे। ओके, तब लेक मतलब खत्म हो जाता है, याद रखो। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स से वगैरह क्या होता है, अल्गल ब्लूम वगैरह होता है, जो अलगीज वगैरह रहते हैं बहुत आते हैं, और वो पूरा मतलब वहां का सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाएगा और सिर्फ वो अलगी वगैरह वो बच जाएंगे। ओके, इसके बाद हाँ, अभी क्या क्या चीजें हैं, बस ये 5 मिनट का पार्ट है, इतना कंप्लीट करके हम रुक जाएंगे, ये एक्विटी उस इकोसिस्टम इतना खत्म कर लेते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो टर्म है यूट्रोफिकेशन, अब ये टर्म क्या रहती है, देखो यूट्रोफिकेशन, अभी हमने देखा ना ओल्ड लेक को क्या कहते हैं, यूट्रोपिक लेक कहते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्रोपिक मतलब लेक के अंदर के न्यूट्रिएंट बढ़ रहे हैं। तो ये देखो यूट्रोफिकेशन क्या है, इज द इकोसिस्टम्स रिस्पॉन्स टू द एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल सब्सटेंस, मेनली फॉस्फेट थ्रू डिटर्जेंट, फर्टिलाइजर और सीवेज टू इकोसिस्टम। ये देखो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ना आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी लेक में बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से आता है, जैसा फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का, आपका एग्रीकल्चर का जो ड्रेनेज है उससे आता है। दूसरा क्या है, इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियल ड्रेनेज रहता है वहां से आता है। दूसरा और एक चीज जैसा हाउस होल्ड रहता है, एक मिनट, इंडस्ट्रियल से जो वाटर आता है ना उसको इफ्लुएंट कहते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। और जो हाउस होल्ड ड्रेनेज, अपने घर में भी हम वॉशिंग वो सोडा वगैरह यूज करते हैं ना, तो डिटर्जेंट वगैरह वो भी साल्ट ही तो रहता है। हाउस हाउसिंग हाउस होल्ड ड्रेनेज, तो ये सारी चीजों में न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, ये सारा वाटर जाके अल्टीमेटली लेक्स में वगैरह मिक्स हो जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, फिर लेक्स में जाता है। ओके, इससे लेक में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स बढ़े तो जो इन्वेसिव स्पेशीज रहते हैं अलगी वगैरह, ये क्या करते हैं, ये पूरा क्या पूरा खा लेते न्यूट्रिएंट्स को, और इनका परसेंटेज बढ़ जाता। फिर आगे चल के उसमें अलगल ब्लूम होता, अलगल ब्लूम हो गया तो क्या होता पता है, ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना लेक का, यहाँ पर अलगीज अलगी वगैरह ये सब सारे के सारे अलगीज आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, और फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, अलगी का जब डार्क कवर हो गया, हेलो मेरी आवाज आ रही है, आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, हम शायद यूट्रोफिकेशन देख रहे थे ना, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? यस सर। ओके, हाँ, तो अब देखो यहाँ पर यूट्रोफिकेशन में जैसा मैं आपको बताया कि मतलब लेक में का जो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर ड्रेनेज से आते, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स रहते वो आते, और हाउस होल्ड में भी हम वॉशिंग सोडा वगैरह ये सब यूज करते, वो भी न्यूट्रिएंट्स ही रहते। तो इन सारी जगहों से न्यूट्रिएंट्स मतलब साल्ट वगैरह सारी चीजें आ जाती। इससे क्या होता है, इनवेसिव स्पेशीज लाइक अलगी वगैरह इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन ये क्या करते हैं, दो तीन चीजें करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल जो सनरेज आ रहे हैं ना अपने, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते, ऑब्स्ट्रक्ट सनरेज। तो फिर जो नीचे जो मतलब एनी स्पेशीज है उन तक मतलब ये सनरेज नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, अलगल ब्लूम, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है पता है, जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वगैरह रहता है ना, तो वो भी कम हो जाता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जब कम होता है उसको कहते हैं हाइपोक्सिया, ये वर्ड से याद रखो। हाइपोक्सिया मतलब लोअरिंग लोअरिंग ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब ये कैसे होता है, पहली बात क्या होगा यूट्रोफिकेशन में, हाँ यूट्रोफिकेशन में क्या हो रहा है, जैसा अलगी वगैरह ये सारे बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बायोमास बढ़ जाता है। बायोमास वो लेक में का बढ़ जाएगा, और ज्यादा बायोमास है तो उसको डिग्रेड करने के लिए भी ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मतलब उनकी डेथ होने के बाद। तो जो ऑर्गेनिज्म जो रहते डेट्रीवर्स वगैरह, वो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन वगैरह जो है
ये algae वगैरह ये लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ओके, मतलब सॉरी, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एक तो होगा बायोमास बढ़ रहा है तो उनको डिग्रेड करने बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज्यादा लगा। और दूसरी बात, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कहाँ से आता, तो जैसा जो मरीन स्पेशीज वगैरह जो रहते हैं ना, प्लांट्स वगैरह, ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन तैयार करते हैं। लेकिन अब उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, इन्वेजिव स्पेशीज की वजह से उनकी क्वांटिटी कम हो रही, तो फिर उसके लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो रहा। तो इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। जब ऑक्सीजन पूरा ही खत्म हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब जीरो ऑक्सीजन। ओके, और ऑक्सीजन कम होना मतलब अ, उसको कहेंगे हम हाइपोक्सिया। ओके, बस ये टर्म्स हैं, थोड़ा सा अभी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो थोड़ा सा नया डिफिकल्ट लगेगा, पर कुछ नहीं। हाइपोक्सिया, अनॉक्सिया, ऐसे दो तीन टर्म्स आते हैं। ठीक है, हमने यूट्रोफिकेशन देख लिया, अलगल ब्लूम देख लिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन देख लिए। इसके बाद और एक टर्म आती है इससे रिलेटेड, बीओडी और सीओडी। इट विल बी द टुडेज लास्ट कंसेप्ट, इतना समझ लो बस। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या रहता है? बीओडी क्या है, पहले डेफिनेशन देखो। मेजरमेंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑक्सीजन बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज और ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक वेस्ट। और सीओडी में क्या रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों मिला के इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको सीओडी कहते हैं। अब इसको समझो पहले क्या होता है। और पहले तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, इसको मैं सिंपल टर्म में लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब किसी चीज का मिट्टी होना। ये देखो हिंदी में ही लिख देता हूँ, मिट्टी होना, कोई भी चीज है उसका मिट्टी हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ब्रेड ले लिया था, ब्रेड या रोटी है। ओके, रोटी खराब होगी, आपने उसको फेंक दिया। ओके, 2-3 दिन बाद वो वहां पे नहीं दिखेंगी, तो क्यों नहीं दिखेंगी? उसको इंसेक्ट खा जाएंगे, और उसको इंसेक्ट मतलब डिग्रेड कर देते, उसकी मिट्टी हो जाती इंसेक्ट। ओके, और ये डिग्रेडेशन। तो ये जो चीज रहती है, इंसेक्ट या फंगस वगैरह, तो ये सारे मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का ही टाइप है। ओके, कोई चीज को मतलब फिर से उसकी मिट्टी हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन। अब क्या होता, ये जो चीजें रोटी हो गया या फिर डेड बॉडीज वगैरह है, ये सारे गए ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन ये सारे रहते हैं। तो ऑर्गेनिक चीज है कोई, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इसको आपको डिग्रेड करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन कौन करेगा? बैक्टीरियाज करेंगे, डेट्रियोर्स करेंगे। तो जो टोटल ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लगता है इनको, बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन लगता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको बीओडी कहते हैं। अब पर क्या होता है, जो वेस्ट रहता है ना हमारा, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं रहता, उसमें क्या रहता है, प्लास्टिक्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। ओके, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वगैरह ये सारे चीजें भी हैं, तो इनका भी डिग्रेडेशन होता है। तो ये चीजें हैं इनऑर्गेनिक, इनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक, या और इनऑर्गेनिक होगी। और ऑर्गेनिक तो रहेगा ही, डेड बॉडीज वगैरह। तो ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, ये दोनों को भी इनका ऑक्सीडेशन कराना है, इनको मतलब खत्म करना है, इनका मिट्टी करना है। तो फिर अब क्या है, ऑक्सीजन तो ज्यादा लगेंगे ऑब्वियस बैक्टीरियाज को। तो जो टोटल ऑक्सीजन चाहिए इनको डिग्रेड करने के लिए उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक, इसके लिए। अब देखो एक चीज, अब मेरा एक सवाल है। सपोज आपके लेक लेक है या वाटर बॉडी है, वहां पर सपोज वेस्ट वेस्ट डिस्पोजल आपने किया, वहां पर यूट्रोफिकेशन हो रहा है, बहुत सारे चीजें आप वहां पे डिस्पोज कर रहे हो, तो आपका बीओडी और सीओडी वहां पे बढ़ेगा या कम होगा, ये बताना। कम अगर होगा कोई सर। लेक में यूट्रोफिकेशन वगैरह हो रहा है, लेक में यूट्रोफिकेशन हो रहा है, या फिर वहां पे वेस्ट डिस्पोजल आप कर रहे हैं, तो बीओडी और सीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा या कम होगा? बताओ अब। कम होगा सर। कम होगा। और कोई बढ़ेगा? हाँ,
ध्यान से बोलो मेरे पास। सर सर बढ़ेगा सर, डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा, हाँ डिमांड बढ़ेगा ना, क्योंकि वेस्ट बढ़ रहा है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है, ई वेस्ट है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, तो algal ब्लूम हो रहा, वो फिर उनका डिकम्पोजिशन भी करना है। तो इन सारों को डिग्रेड करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो बीओडी सीओडी बढ़ेगा। अब ये जो बीओडी सीओडी है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है ना ऑलरेडी, उसका यूज करते हैं, और उसका यूज करके इनको डिग्रेड करेंगे। अब होता क्या है, अब एक तो है बैक्टीरियाज है, लेकिन सिर्फ बैक्टीरियाज ही थोड़ी रहते हैं अपने वाटर बॉडीज में। फिश रहते हैं, टर्टल्स हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अब ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन बैक्टीरियाज कंज्यूम कर रहे हैं वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। तो जो अवेलेबल ऑक्सीजन है टर्टल्स के लिए, फिशेस के लिए, इन ये कम हो जाता है। तो एक चीज याद रखो, जब बीओडी और सीओडी बढ़ता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है क्या बढ़ता है? बीओडी सीओडी बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगा कि कम होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब यूजफुल जो ऑक्सीजन है वो तो कम होगा ना, क्योंकि ये सारे खा के खत्म कर देंगे ये बैक्टीरिया। ओके, तो याद रखो बीओडी पूछ रहा है, सीओडी पूछ रहा है, तो वो समझ में लेना, या डिजॉल्व ऑक्सीजन पूछ रहा है। ओके, मैं इसमें यहाँ पे लिखता हूं, व्हेन बीओडी एंड सीओडी increases, dissolve oxygen decreases। ये आया समझ में? बीओडी सीओडी और ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का रिलेशन, ये आ गया समझ में आप लोगों को? यस सर। आ रहे हैं ना समझ में? बीओडी क्या रहता है, सीओडी क्या रहता है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब, डिजॉल्व ऑक्सीजन तो सिंपल है, जो वाटर में ऑलरेडी अवेलेबल है डिजॉल्व में, उसको कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये मतलब जिससे मरीन क्रिएचर सांस लेते हैं इन शॉर्ट। पर क्या होता है, जब वेस्ट बढ़ जाता है, वेस्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, तो बैक्टीरिया ज्यादा कंज्यूम करेंगे, क्योंकि बीओडी और सीओडी बढ़ रहा है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो हाइपोक्सिया हो जाता। हाइपोक्सिया हो गया तो ये क्या होते, एनिमल ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इनकी डेथ हो जाती। ओके, तो ये चीज समझ लें, ठीक है। तो आज हमने अराउंड 8 यूनिट्स डिस्कस कर लिए। कल हम स्टार्ट करेंगे कोरल रीफ से, कोरल रीफ वगैरह, और आगे के जो पॉइंट्स है वो देखेंगे। आज का जो था, आज का जो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूरे बेसिक कंसेप्ट, मतलब जो बेसिक है अपना, ये यहाँ पर है, सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज हमने कवर कर लिए। अब कल से जो है, अब छोटे छोटे कंसेप्ट रहेंगे, समझने में काफी आसान है। आज ही थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट वगैरह थे, इसको फिर से पढ़ो, और कल और नेक्स्ट 20 पेजेस आप लोग पढ़ के आ जाना। ओके, काफी आसान है ये समझने में इन्वायरमेंट, और काफी स्कोरिंग भी रहता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, डाउट्स निकाल के लेके आओ, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, ऑब्जेक्टिव नहीं जम रहा पूछो। ओके, तो ये क्लियर कराते रहो, हिम्मत करो, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना अब जरूरी है। ओके, तो स्टार्ट कर लेना, ठीक है। अब बताओ, किसी का कोई डाउट वगैरह है, पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, फिर हम आज का